हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 37 है और इस लेक्चर में हम सिलेंडर के लिए क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने क्रिटिकल थिकनेस के बारे में जान लिया है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। इस लेक्चर में हम डेरिवेशन करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारे पास ये सेंटर में क्या है, ये एक सॉलिड सिलेंडर है और इसके ऊपर क्या है कि ये इंसुलेशन है। तो ये जो सॉलिड सिलेंडर है इसकी रेडियस R1 है और ये जो आउटर रेडियस है ये है R2। तो जो इंसुलेशन की थिकनेस कितनी है, ये वाली, ये आप बोल सकते हो ये वाली, ये कितनी हो जाएगी R2 माइनस R1। और यहाँ पर जो सॉलिड सिलेंडर है इसके सरफेस पर टेम्परेचर है T1। यहाँ पर आउटसाइड में एयर है और इस एयर का जो टेम्परेचर है वो क्या है T एयर। और यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट क्या है H0। तो देखो हमने यहाँ पर लिखा है कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस R1 इंसुलेटेड विद एन इंसुलेशन ऑफ थिकनेस R2 माइनस R1 एज शोन इन फिगर। अब इसमें जो भी हमारे पास दिया गया है उसे लिख लेते हैं। T1 क्या है सरफेस टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर और T एयर क्या है टेम्परेचर ऑफ एयर। H0 क्या है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एट आउटर सरफेस ऑफ इंसुलेशन। L क्या है लेंथ ऑफ सिलेंडर और K क्या है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन। देखो जो लेंथ ऑफ सिलेंडर है इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास इस तरह से ये सिलेंडर था और इसके ऊपर क्या है ये इंसुलेशन है इस तरह से यहाँ पर। तो जो सिलेंडर का ये जो अपर फेस है ये हमने यहाँ पर बनाया है डायग्राम में। तो चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो T1 और T एयर। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा T1 माइनस T एयर। अब यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने रेजिस्टेंस आएंगे। ये बात तो क्लियर है कि एक तो रेजिस्टेंस इंसुलेशन के लिए आएगा और फिर यहाँ पर कन्वेक्शन के लिए रेजिस्टेंस आएगा। फिर आप सोचोगे कि जो ये सॉलिड सिलेंडर है क्या इसके लिए भी रेजिस्टेंस यहाँ पर लिखा जाएगा। अब देखो इसके लिए रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं लिखा जा सकता क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, इस तरह से ये क्या है सेंटर में सॉलिड सिलेंडर और इसकी हमें क्या पता है, केवल एक रेडियस पता है R1। तो इसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला लिख ही नहीं सकते कि log R2 अपॉन R1, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही रेडियस है। तो आप इसके लिए ये वाला फॉर्मूला कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस का आप कैसे लिख सकते हो। तो जो सॉलिड सिलेंडर है इसके लिए ये फॉर्मूला नहीं लिखा जाएगा। कहने का मतलब जो रेजिस्टेंस है वो केवल इंसुलेशन का लिखा जाएगा और बाहर एयर का लिखा जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। और एक बात और, इसमें जो इंसुलेशन की थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या है K। यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर की थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है, K क्या है इंसुलेशन की थर्मल कंडक्टिविटी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले इंसुलेशन के लिए लिख लेते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। तो क्या लिखा जाएगा ln R2 अपॉन R1। तो देखो जो इंसुलेशन की रेडियस है वो R2 है और R1 है, तो ये ऐसे ही रहेगा और नीचे की तरफ क्या आएगा 2 पाई KL। तो ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं रहेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ln R2 अपॉन R1 अपॉन 2 पाई KL। फिर हम एयर के लिए थर्मल रेजिस्टेंस लिखते हैं तो क्या आएगा 1 अपॉन HA। तो 1 अपॉन H और यहाँ पर H हमने क्या माना है H0। ठीक है, और एरिया क्या रहेगा, देखो जो यहाँ पर एयर है इसके लिए एरिया कितना है ये वाला। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई RL और यहाँ पर रेडियस कितनी है R2। तो इसे यहाँ पर लिख लेते हैं 2 पाई R2 इंटू L। अब क्योंकि हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है क्रिटिकल रेडियस। तो क्रिटिकल रेडियस का मतलब क्या है कि
एक ऐसी रेडियस जहाँ पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र मैक्सिमम होता है। तो इसकी वैल्यू, क्योंकि वैल्यू मैक्सिमम लेने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ये जो डिनोमिनेटर में है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और किसके रेस्पेक्ट में, R2 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जो R2 है वही एक वेरिएबल है जो ये डिसाइड करेगा कि जो इंसुलेशन की थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए। देखो R1 तो कांस्टेंट है, जो सॉलिड सिलेंडर की रेडियस है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो जो R2 है वही डिसाइड यहाँ पर कर रहा है कि जो इंसुलेशन की थिकनेस क्या रहेगी। तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे R2 के रेस्पेक्ट में, तो d/d/R2, और ये लिखेंगे डिनोमिनेटर वाला, तो ln R2/R1 अपॉन 2πkL प्लस 1/H0 इंटू 2πR2L इक्वल टू 0। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ln का फॉर्मूला है उसे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, देखो ln R2 माइनस ln R1, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और ये 2πkL है, इसे हम अलग अलग लिख लेते हैं, 2πkL अपॉन 2πkL, और इसका डिफ्रेंशिएशन d/dr2, और इसका भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसे अलग लिख लेते हैं, तो d/dr2 1/H0 2πR2 इंटू L। तो सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो log R2 का कितना हो जाएगा, 1/R2, क्योंकि log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 1/x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1/R2। और ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर तो R2 है ही नहीं। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, तो 2πkL और इसका डिफ्रेंशिएशन 1/R2। इसके बाद देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो R2 है ही नहीं। तो इसका हो गया 0 प्लस, अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, देखो H0 कांस्टेंट है, 2π भी कांस्टेंट है और L भी कांस्टेंट है। तो बस यहाँ पर क्या बचेगा, 1/R2। तो इसे हम बाहर लिख लेते हैं कांस्टेंट को, तो 1/H0 इंटू 2πL, और हमारे पास क्या बचा, R2। तो हमें यहाँ पर किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, 1/R2 का। तो इसे मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो R2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर पहले और एक पावर हम कम करेंगे। तो R2 की पावर -1 तो R2 की पावर कितनी हो जाएगी, -2, और इसे हम नीचे ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये -1/R2 का स्क्वायर। पावर नीचे आने के बाद प्लस की हो जाएगी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये आया, तो इसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो क्या आया, -1/R2 स्क्वायर इक्वल टू 0। और उसके बाद देखिए इस टर्म में से और इस वाले टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से देखो 2πL R2 कॉमन आया, देखो 2πL और R2। तो हमने यहाँ पर क्या करा, 2πL R2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचेगा, 1/k, और यहाँ से क्या बचेगा, -1/H0 R2। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी और ये 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म। तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा, तो इसे लिख लेते हैं। तो देखिए 1/k -1/H0 R2 इक्वल टू 0। तो 1/k इक्वल टू 1/H0 R2 और k इक्वल टू H0 R2, और यहाँ से R2 की वैल्यू आ जाएगी k/h, R2 इक्वल टू k/h। तो ये जो R2 है इसी को ही हम बोलते हैं क्रिटिकल रेडियस।
तो हम लिख लेते हैं कि आर सी इक्वल टू के अपॉन एच नोट। यहाँ पर एच नोट है ये। तो यही क्या है कि क्रिटिकल रेडियस के लिए फॉर्मूला है। हमने क्या करा कि R2 की जगह पर क्या लिख दिया, RC। RC क्या है, क्रिटिकल रेडियस या क्रिटिकल थिकनेस। तो डेरिवेशन आसान था। अब जो स्फीयर के लिए डेरिवेशन होता है वो भी इसके ही तरह है। तो जो स्फीयर के लिए डेरिवेशन हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।